हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, इससे पहले हमने हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में पंचायत राज व्यवस्था का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एंड आपका फीडबैक काफ़ी अच्छा था। तो आज हम लेकर के आए हैं पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था की तीनों संरचनाओं के बारे में जान लेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में जान लेंगे, ठीक है, पंचायत समिति के बारे में जान लेंगे, ठीक है, और हम जान लेंगे जिला परिषद के बारे में हम जान लेंगे। तो ये तीनों संरचनाओं के बारे में हम इसमें जान लेंगे। ठीक है, ये सीरीज स्कूल लेवल एनसीईआरटी से लेकर के बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल को टच कर रही है। ठीक है, तो आप देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर, पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट नंबर सेकेंड। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था में, तो हमने देखा था पार्ट नंबर फर्स्ट में कि पंचायती राज व्यवस्था को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में क्या संविधानिक दर्जा दे दिया गया था। क्या दे दिया? संविधानिक दर्जा दे दिया 1992 में। और वहीं पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ही क्या हुआ, संविधान का भाग 9 जिसका शीर्षक क्या रखा गया, पंचायत, जिसका शीर्षक रखा गया, क्या शीर्षक रखा गया, उसका शीर्षक रखा गया पंचायत। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि भाई पंचायत संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग नंबर 9 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 9 में आता है। ठीक है, और आगे बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यों की सूची थी। ठीक है, तो देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को पहली बात तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और वहीं पर बताया गया कि भाई पंचायत शीर्षक किसको दिया गया, संविधान के भाग 9 को दिया गया। और 11वीं अनुसूची में पंचायतें आती हैं, तो भाई 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए पंचायतों के लिए। 29 विषयों की कार्य सूची जोड़ी गई, किसके लिए? पंचायतों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची के कुछ विषय लिखे हुए हैं, पूरे नहीं लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखे गए हैं। देखिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, भूमि विकास, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़कें, पुलिया, जलमार्ग, शिक्षा, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बाजार, मार्केट, मेले, परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं, महिला बाल विकास। ये सभी किस में हैं? तो ये सभी 11वीं अनुसूची में पंचायती जो पंचायत हैं उनके कार्यों की 29 विषय में से ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये कंप्लीट पूरे नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। तो याद रखना है कि भाई पंचायत जो है संविधान के किस भाग का शीर्षक है, तो संविधान के भाग नंबर 9 का है। किस अनुसूची में? तो अनुसूची नंबर 11। कितने कार्य विषय जोड़े गए? तो कार्य विषय जोड़े गए भाई 29। कितने जोड़े गए? 29। क्या और किसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए, अपन एक बार फिर से इसका रिवीजन भी कर लेंगे तो आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। देखिए, आगे पंचायतों का गठन और संरचना की बात कर लेते हैं। तो जो त्रिस्तरीय संरचना है, ठीक है, उसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो उसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है 243 का क्लॉज बी। 243 का क्लॉज बी में पंचायतों के 3 स्तरों के बारे में लिखा हुआ है। मतलब पंचायत 3 स्तरों की होगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये संविधान के 243 के क्लॉज बी में ऐसा लिखा हुआ है। और 3 स्तर कौन कौन से भाई? तो हमने पार्ट फर्स्ट में भी देखा था। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती लेवल पर क्षेत्र पंचायत, जिसे ब्लॉक भी बोलते हैं अपन, और जिला स्तर पर जिला पंचायतें होंगी। तो देखिए, पंचायतों के 3 स्तरों के बारे में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 के क्लॉज बी में है। ठीक है, उसके बाद वो 3 स्तर, एक तो गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 3 लेवल हैं भाई किसके? ग्राम पंचायतों कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। और 3 लेवल की बात किस समिति ने की थी, ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि ये हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए 3 लेवल का सुझाव किस कमेटी ने दिया, प्लस
पंचायतों के लिए 2 लेवल का सुझाव किस कमेटी ने दिया, वो आपको बताना है। एंड एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 3 पूछ लेता हूँ कि भाई पंचायतों के लिए सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात किस कमेटी ने कही थी। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। बट ये कहाँ मिलेंगे आपको, पार्ट नंबर फर्स्ट जब आप देखोगे तो वहाँ आपको ये तीनों आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आगे बात करें कि भाई 3 स्तर बता दिए हमने, बट लेकिन किसी राज्य की जनसंख्या सपोज दैट 20 लाख से कम है, किसी राज्य की जनसंख्या कितने से कम है, 20 लाख से अगर कम है, तो वहाँ पर मध्यवर्ती का बनाना जरूरी नहीं है। तो मतलब वहाँ पर क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो याद रखना है, किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, अगर 20 लाख से कम है, तो वहाँ पर मध्यवर्ती मतलब क्षेत्र पंचायत बनाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे बात करें तो जैसे आर्टिकल 243 का क्लॉज सी बोलता है कि भाई 243 के क्लॉज सी में पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है। और कहा गया है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित विधि द्वारा जो उपबंध बनाए जाएंगे, पंचायतों की संरचना से संबंधित विधि द्वारा जो उपबंध बनाए जाएंगे, वो उपबंध बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है, तो वो जिम्मेदारी है राज्य विधानमंडल की। किसकी है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, राज्य विधानमंडल की है। मतलब पंचायतों की संरचना से संबंधित जो भी उपबंध बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे विधि के द्वारा, वो कानून कौन बनाएगा, तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगा। आगे देखिए, जो पंचायत हैं, ठीक है, उनके जितने भी स्थान होते हैं, मतलब जितनी भी सीट्स हैं, जितनी भी वैकेंसियां हैं, वो सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाते हैं। मतलब पंचायत में जितनी भी सीटें होंगी, पंचायत में जितनी भी वैकेंसी होंगी, वो सभी वैकेंसियां डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए, इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, तो पंचायतों में किस टाइप का इलेक्शन होगा भाई, डायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन, DE होगा भाई, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अगर हायरार्की की बात करें, पदों सोपान की बात करें, किसकी बात करें, अगर पदों सोपान की बात करें, अगर हायरार्की की हम बात करें, तो देखिए हायरार्की में सबसे जो नीचे होता है वो होती हैं ग्राम पंचायतें। सबसे नीचे कौन होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं। उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो ऊपर सबसे होंगी जिला परिषद, मध्यवर्ती पंचायत समिति होती है, और ग्राम पंचायत सबसे निचले लेवल पर होती हैं। मतलब पंचायती राज व्यवस्था में 3 लेवल हैं। सबसे नीचे वाला आधार जिसको बोलते हैं वो है ग्राम पंचायत, बीच वाला पंचायत समिति, और सबसे ऊपर वाला जिला परिषद। अपन इन तीनों को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, अपन इन तीनों को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे, पंचायत समिति मिडिल में, और जिला परिषद सबसे टॉप पर रहेगा पंचायती राज व्यवस्था में। ये पंचायती राज व्यवस्था के 3 देख लो आप, पंचायती राज व्यवस्था में ये 3 ही होते हैं। अपने को ये 3 ही पढ़ने हैं, अपने को ये 3 ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। तो देखिए, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो देखिए ग्राम पंचायत में भी 3 हैं। एक ग्राम सभा होगा भाई, 3 भाग मान सकते हैं अपन इसके। एक पंचायत होती है भाई, और एक होती है न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत में भी 3 भाग मान सकते हैं, ग्राम सभा, पंचायत जो कि मेन होती है, और एक होती है न्याय पंचायत। ठीक है, तो पहले जानेंगे ग्राम सभा के बारे में, फिर जानेंगे पंचायत के बारे में, फिर जानेंगे न्याय पंचायत के बारे में। तो देखिए ग्राम सभा के बारे में बात करें तो इसमें एक या अनेक छोटे छोटे गांव मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा का निर्माण कौन करते हैं, एक या अनेक छोटे छोटे गांव मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं। और जो ग्राम सभा है वो व्यवस्थापिका का काम करती है। ग्राम सभा किसका काम करती है, ग्राम सभा व्यवस्थापिका का काम करती है। ठीक है, अब देखिए ग्राम सभा एक स्थायी संस्था है, ग्राम सभा एक स्थायी संस्था है। ठीक है, और गांव का वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 प्लस, मतलब वो अपनी एज 18 पूरी कर चुका हो, वो अपनी एज 18 साल पूरी कर चुका हो, वो ग्राम सभा का मेंबर होगा। लेकिन उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। 2 कंडीशन है भाई, ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए 2 कंडीशन। पहली कंडीशन
कि भाई उसकी एज वो 18 साल पूरी कर चुका हो। सेकंड कंडीशन के उसका नाम वहाँ की मतदाता सूची में, उसका नाम वहाँ की वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें भाई ग्राम सभा करती क्या है, तो अपन ने देखा कि भाई व्यवस्थापिका का काम है। तो व्यवस्थापिका का काम कैसे, जैसे कि भाई गांव के लिए नीति निर्माण करेगी, क्या करेगी, गांव के लिए नीति निर्माण करेगी। आगे हमने देखा कि विकास के लिए योजनाएं बनाएगी, गांव के लिए विकास के लिए योजनाएं बनाएगी। तो गांव के लिए कुछ नियम बनाएगी और विकास के लिए योजनाएं भी बनाएगी गांव के लिए। तो ग्राम सभा क्या करती है, गांव के लिए विकास के लिए योजनाएं बनाती है, गांव के लिए नीतियां बनाती है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट देखा। तो ग्राम सभा क्या काम करेगी हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटली ग्राम सभा के बारे में। अब हम देखेंगे पंचायत के बारे में। तो देखिए, अगर पंचायत के गठन की मैं बात करूं, पंचायत के गठन की बात करूं, तो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा इसका गठन किया जाता है। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, इन्हीं के द्वारा, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, इन्हीं के द्वारा पंचायत का गठन किया जाता है, पंचायत का गठन किया जाता है। और पंचायत के प्रमुख को अपन 2 नामों से जानते हैं, या तो मुखिया कह सकते हैं, कहीं कहीं पर मुखिया कहते हैं, कहीं कहीं पर सरपंच कहते हैं। पंचायत के प्रमुख को या तो मुखिया कहते हैं कहीं पर, और कहीं पर क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। तो पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मुखिया या सरपंच कहा जाता है। और ये गांव की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, मतलब गांव की जनता डायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली इसको चुनती है। तो सरपंच का चुनाव हम जानते हैं भाई गांव की जनता द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ तक वो कंप्लीट। अब देखिए, अब अगर आगे बात करें कि भाई पंचायत जो होती हैं वो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। पंचायत क्या है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा की क्या है, कार्यकारी संस्था है। और ग्राम सभा क्या आती, ग्राम सभा व्यवस्थापिका है। ग्राम सभा क्या है, व्यवस्थापिका है, जो गांव के लिए नीतियां बनाएगी, जो गांव के लिए गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाएगी। जबकि पंचायत क्या है, पंचायत एक कार्यकारी संस्था है। पंचायत क्या है, एक कार्यकारी संस्था है, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये कार्य करवाने का काम करती है। तो देखो, हमने ग्राम सभा देखा, ग्राम सभा में हमने देखा भाई ग्राम सभा क्या है, 1 या 2 छोटे गांव मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। व्यवस्था का काम होता है, स्थायी संरचना होती है। ग्राम का वो व्यक्ति जिसकी एज 18 या 18 प्लस है वो इसका मेंबर हो सकता है। बस शर्त ये है कि भाई उसका नाम बाकी वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में होना चाहिए। उसके बाद हमने पंचायतें देखी, भाई पंचायतों का गठन कौन करेगा, तो ग्राम सभा के सदस्य मिलकर के करते हैं। प्रमुख को मुखिया सरपंच कहते हैं, वो गांव की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और एक कार्यकारी संस्था है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी में अब आगे हम इसी में चलेंगे, किसमें, पंचायत में ही। अभी देखिए, अब आगे बात करेंगे भाई पंचायतें काम क्या करती हैं। तो जन कल्याण के काम या लोक कल्याण के काम भी कहते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, लोक कल्याण के काम भी कह सकते हैं, जन कल्याण के काम भी कहते हैं। और क्या करती है पंचायतें, तो और विकास के कार्य करती हैं। और पंचायतें क्या काम करती हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती हैं, विकास के कार्य करती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पंचायत की, भाई क्या क्या काम करेंगी पंचायतें, तो एक तो जन कल्याण या लोक कल्याण के काम करेंगी, मतलब लोगों की भलाई के, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करेंगी पंचायतें, ठीक है। प्लस डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी, विकास के लिए काम करती हैं। तो देखिए, अब हमने कंप्लीट कर लिया भाई, ग्राम सभा कंप्लीट कर लिया, पंचायत कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम किस पर, न्याय पंचायत पर, ठीक है। अब देखिए न्याय पंचायत को, तो न्याय पंचायत क्या है भाई, ग्राम पंचायत स्तर पर, मतलब गांव के लेवल पर स्थानीय अपराधों और समस्याओं का निदान करने का जो काम करती है। गांव के लेवल पर, मतलब जो पंचायत है वहाँ की, उसके लेवल पर जितने भी वहाँ के आपराधिक मामले हैं छोटे मोटे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहाँ की, उन सभी का निदान या निपटारा या सॉल्यूशन करने का काम जो करती है, उसी को क्या बोलते हैं, न्याय पंचायत बोला जाता है। और इसका जो गठन है, इसका जो गठन है वो ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर के किया जाता है। मतलब न्याय पंचायत का गठन कौन करेगा, ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर के न्याय पंचायत का गठन होता है। अगर काम की बात करें तो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निपटारा, ठीक है, और छोटे मोटे अपराधों का निपटारा, ये हमने देखा। छोटे छोटे दीवानी, जिनको अपन सिविल मामले बोलते हैं, फौजदारी, जिनको हम क्रिमिनल मामले बोलते हैं, उनका भी निपटारा करती है, पर ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे मामले। तो देखिए, थोड़ा सा मैं सिविल मामला और क्रिमिनल मामले के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ।
देखो सिविल या दीवानी मामले का मतलब है कि कोई ऐसा मामला जैसे परिवार में छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो, छोटा मोटा पैसे से संबंधित कोई विवाद हो, तो वो सिविल सिविल मामला होगा। क्रिमिनल मामला या फौजदारी मामला, मतलब क्राइम से संबंधित जो भी मामला है वो क्रिमिनल मामला, तो किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्रिमिनल मामला हो जाएगा। तो ये सब क्या है, क्रिमिनल मामले हैं, ठीक है। और दीवानी मामले के बारे में मैंने आपको बताया, दीवानी मामले ऐसे मामले जिसमें क्या है, परिवार में छोटा मोटा विवाद हो गया हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन दीवानी मामले। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे जब बात करें तो देखिए, न्याय पंचायत क्या करती है, सजा नहीं देती है। न्याय पंचायत को जेल भेजने का अधिकार नहीं है। न्याय पंचायत आप पर जुर्माना लगा सकती है अगर आपने थोड़ी बहुत सिविल मामला कर दिया, या छोटा मोटा क्रिमिनल मामला है तो न्याय पंचायत क्या करेगी, न्याय पंचायत आप पर जुर्माना लगा देगी। वो जुर्माना भी कितने का, 500 रुपये का। जुर्माना भी कितने का भाई, 500 रुपये का लगाती है या लगा सकती है। देखिए, तो न्याय पंचायत 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, 500 रुपये तक का, 500 रुपये से कम भी लगा सकती है, हाईएस्ट 500 रुपये तक का, पर वह कारावास मतलब जेल की सजा नहीं सुना सकती, मतलब जेल नहीं भेज सकती भाई, ठीक है। तो अभी हमने देखा, देखो अभी हमने सबसे पहले देखा था ग्राम सभा, फिर हमने देखा पंचायत, फिर हमने देखा न्याय पंचायत। तो ये हमारी ग्राम पंचायत यहाँ तक कंप्लीट। जो हमारा तीसरा लेवल था, जो हमारा तीसरा लेवल था, ये रहा ग्राम पंचायत। इसके कितने पार्ट, तो इसके 3 पार्ट। इसके कितने पार्ट, तो इसके 3 पार्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट। कौन कौन से 3 पार्ट, एक कर लिया हमने ग्राम सभा, एक कर लिया पंचायत और एक कर लिया न्याय पंचायत। तो तीनों पार्ट कंप्लीट। अब हमारा क्या आएगा, तो भाई अब हमारा आएगा पंचायत समिति। अब हमारा क्या आएगा, तो अब हमारा आएगा पंचायत समिति। तो ये सेकंड वाला आ गया हमारा पंचायत समिति, ठीक है। अब देखिए पंचायत समिति में क्या होगा कि तीनों स्तरों में से मध्य स्तर पर जो होती है उसे बोलते हैं पंचायत समिति। तीनों स्तरों में से मध्य स्तर पर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पंचायत समिति। हमने देखा कि भाई पंचायती व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायतें आएंगी, उसमें पूरे सबसे पहले पंचायतें, ग्राम पंचायतें आएंगी, उसके 3 लेवल हमने पढ़े। उसके बाद हमने देखा पंचायत समिति आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जिला परिषद आएगी, उसके बाद क्या आएगी, जिला परिषद आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सेकंड वाला है भाई पंचायत समिति, ठीक है। अब देखो अगर बात करें सेकंड वाले की, और ये सेकंड वाला कौन सा है, ये सेकंड वाला है हमारा ये वाला पंचायत समिति। ग्राम पंचायत कंप्लीट हो गया, पंचायत समिति करेंगे, फिर 3rd नंबर का है जिला परिषद। 3rd नंबर क्या है, जिला परिषद। देखिए अगर हम बात करें तो यह आ गया हमारा पंचायत समिति। देखो भाई 3 स्तरों में से जो बीच वाला स्तर है, जो मध्य का स्तर है सेकंड वाला, जैसे कि 1, 2 और 3, 3 स्तर हैं, तो जो बीच वाला स्तर है, इस बीच वाले स्तर को क्या बोला गया है, पंचायत समिति बोला गया है। और इसके अन्य नाम को क्षेत्र समिति भी कहते हैं, कहीं पर इसे आंचलिक परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके गठन की बात करूं तो गठन कौन कौन मिलकर के करते हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख, मतलब सरपंच होता है ग्राम पंचायत का प्रमुख, प्लस कुछ महिला प्रतिनिधि, प्लस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, मतलब SC और ST के प्रतिनिधि, SC और ST के प्रतिनिधि। तो देखिए ग्राम पंचायत के प्रमुख, कुछ महिला प्रतिनिधि और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि मिलकर के क्या करते हैं, पंचायत समिति का गठन करते हैं। आगे देखिए, अगर आगे बात करें कि भाई पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख को प्रधान या फिर चेयरमैन कहा जाता है, प्रधान या चेयरमैन कहा जाता है। देखिए ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहते हैं अपन सरपंच, क्या कहते हैं, सरपंच कहा जाता है। उसी प्रकार पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो प्रधान या चेयरमैन कहते हैं, प्रधान या चेयरमैन कहते हैं। आगे देखिए, अगर कार्य की बात करें भाई कि पंचायत समिति क्या काम करती है, तो पंचायत समिति क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएं बनाती है। क्या काम करती है, क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएं बनाती है, प्लस कार्यक्रम बनाना भी, मतलब क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएं प्लस कार्यक्रम बनाना किसका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है। किसका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है। और इन योजनाओं और कार्यक्रमों को, मतलब जो भी नीति बनाई गई, पॉलिसी बनाई गई, इन सबको लागू कब करती है, राज्य सरकार की सहमति के बाद ही इनको लागू करती है, राज्य सरकार की सहमति के बाद ही इनको लागू करती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो हमने भाई 2 लेवल कंप्लीट कर लिए। हमने कितने लेवल कंप्लीट कर लिए, हमने 2 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले
ग्राम पंचायत पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें 3 थे, तीनों हमने पढ़ लिए। पंचायत समिति, इसके दोनों 2 नाम और होते हैं, वो दोनों नाम हमने देख लिए, इसके काम हमने देख लिए, गठन हमने देख लिया। अब हमारा बचा है केवल जिला परिषद। अब क्या बचा है हमारा? जिला परिषद बचा है अब हमारा। तो देखिए अब आते हैं जिला परिषद पर। अब किस पर आते हैं हम? जिला परिषद पर आते हैं। तो देखो, अगर जिला परिषद की मैं बात करूं तो स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है जिला परिषद। स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था क्या है? जिला परिषद है। और जिला परिषद का काम क्या होता है? जिला परिषद के अगर मैं काम की बात करूं तो जिला परिषद का काम पंचायत, ग्राम पंचायत प्लस प्रखंड समिति या पंचायत समिति जिसको बोल रहे हैं अपन, उन दोनों के बीच में समन्वय कराने का काम है। उन दोनों के बीच में क्या है? समन्वय कराने का काम है। तो याद रखना, जिला परिषद का क्या काम है? एक तो पंचायत जिसको अपन ग्राम पंचायत कहते हैं, प्रखंड समिति जिसे अपन पंचायत समिति कहते हैं, इन दोनों के बीच में समन्वय कराने का, सहयोग को बढ़ाने का काम कौन करती है? जिला परिषद करती है। समन्वय को बढ़ाने का काम कौन करती है? जिला परिषद करती है। तो हमने देखा कि भाई स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे बड़ी संस्था है वो क्या है? वो है जिला परिषद। ठीक है, और ये काम क्या करती है? तो ये ग्राम पंचायत प्लस पंचायत समितियों के बीच में समन्वय कराने का काम करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। अपने को 3 लेवल पढ़ने थे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 लेवल पढ़ने थे। सबसे पहले ग्राम पंचायत कंप्लीट करना है, उसके बाद पंचायत समिति कंप्लीट करनी है, उसके बाद जिला परिषद कंप्लीट करना है। तो हमने ग्राम पंचायत कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पंचायत समितियां कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद हम आए हैं जिला परिषद पर। उसके बाद हम किस पर आए हैं? जिला परिषद पर आए हैं। आपको भी याद हो जाएगा क्या टाइम लगता है। जब अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं तो टाइम लगता है, सफलता टाइम मांगती है। तो आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ बनाई है मैंने, बताऊं? चलो देखते हैं। देखिए आप, ये देखिए ये है आज आपके लिए स्पेशल चीज़। तो स्पेशल क्या है इसमें ऐसा? तो देखो, जब भी कोई विद्यार्थी तैयारी करता है, जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके लिए बनाया है मैंने। ठीक है, और इसमें मैं एक सॉन्ग ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, उस सॉन्ग के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। तो देखिए, जैसे कि एक सॉन्ग है, तो देखिए, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का जग सारा, है बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तो कैसा लगा आपको ये? ठीक है, तो क्या है कि जब हम ज्ञान को छूते हैं, नॉलेज को छूते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। जैसे ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया तो फिर हम क्या करते हैं? और स्टडी करते हैं। उसके बाद सोसाइटी हमको रेस्पेक्ट देती है। हाँ, बीच बीच में सोसाइटी जब हमको सफलता नहीं मिलती है तो हमको डिक्रीज भी करती है, गिराना भी चाहती है। ठीक है, लेकिन इसी सोसाइटी को लगता है कि नहीं भाई, लड़का या लड़की कुछ ना कुछ कर सकता है। उसके बाद सोसाइटी हमको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करती है। उसके बाद हम स्टडी के प्रति और जाना चाहते हैं। फिर हमको सोसाइटी की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। उसके बाद हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमको फेलियर मिलता है, उसके बाद फिर हमको फेलियर मिल सकता है, लेकिन एक दिन हमको सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। तो ये क्या है? ये एक चार्ट मान सकते हो आप, जो क्या है, प्रत्येक एस्पिरेंट जो है, प्रत्येक एस्पिरेंट के लिए क्या है, इस चार्ट से होकर के गुजरना होता है। प्रत्येक एस्पिरेंट को इस चार्ट से होकर के गुजरना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब चलते हैं हम हमारे वापस टॉपिक पर। ठीक है, तो ये कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखिए, तो देखिए हम आ गए थे जिला परिषद पर एंड हमने भाई ये देख लिया था, एंड ये देख लिया था काम क्या होता है। तो वही पंचायत और जो पंचायत समिति होती है उनके बीच में समन्वय कराने का काम होता है। अब अगर मैं गठन की बात करूं कि भाई जिला परिषद का गठन कौन करता है, तो देखिए इसमें
इसमें क्या है, काफ़ी सारे मेंबर हैं। ये वैसे जिला परिषद के गठन के बारे में काफ़ी कम पूछा जाता है, फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं है कि जो एग्ज़ाम सेट करने वाले हैं वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल होंगे, जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रधान इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, प्लस जिले के निर्वाचित संसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब सांसद जिनको हम बोल रहे होते हैं, तथा विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। प्लस जिला विकास अधिकारी भी इसमें शामिल होगा एंड महिला तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, SC ST के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और सहकारी बैंक का अध्यक्ष प्लस उसके सहयोगी, जिस सहकारी बैंक का अध्यक्ष प्लस उसके सहयोगी व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि भाई जिला परिषद के गठन में कौन कौन शामिल होंगे। जिले की पंचायत समितियों के प्रधान शामिल होंगे, प्लस जिले के निर्वाचित सांसद मतलब जिनको हम सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो शामिल होंगे तथा विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, जिला विकास अधिकारी शामिल होगा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे बोला गया है महिला तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, SC ST के प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव वही शामिल होंगे एंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्लस उसके सहयोगी भी इसमें शामिल होंगे। तो हमने कंप्लीटली देख लिया है, हमने कंप्लीटली क्या देख लिया है, हम कंप्लीटली देख लिया है भाई पंचायती राज व्यवस्था। क्या देख लिया है हमने, पंचायती राज व्यवस्था। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग नंबर 9 के शीर्षक में लगा हुआ है पंचायत। ठीक है, एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में पंचायतों में 29 कार्यों की सूची बनाई गई। 11वीं अनुसूची के विषय कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे नहीं दिए गए लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंचायतों गठन और संरचना, तो पंचायतों गठन और संरचना की बात आर्टिकल 243 के क्लॉज बी में लिखी हुई है और इसमें पंचायतों के लेवल को 3 लेवलों में बांटा गया है, मतलब गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती लेवल पर क्षेत्र पंचायत, जिला लेवल पर जिला पंचायत होगी। लेकिन अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्यवर्ती पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। आगे हमने देखा था कि आर्टिकल 243 का क्लॉज सी बोलता है कि भाई पंचायत की संरचना क्या होगी, जो पंचायत की संरचना होगी उससे संबंधित कानून या उपबंध बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। उसके बाद हमने देखा भाई कि जितने भी स्थान होंगे पंचायतों के, जितने भी स्थान होंगे पंचायतों के, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा भरे जाते हैं। उसके बाद हमने हायरार्की या पदों देखा, तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद आता है। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत पढ़ना स्टार्ट किया। ग्राम पंचायत में 3 भाग, ग्राम सभा होता है, पंचायत होता है, न्याय पंचायत होता है। तो ग्राम सभा के बारे में हमने जाना कि ग्राम सभा क्या होती है, एक या एक से अधिक छोटे गांव मिलकर के बनाते हैं, व्यवस्था का काम करती है। स्थायी संरचना होती है गांव का वो व्यक्ति जिसकी आयु 18 या 18 साल मतलब जिसकी एज वो अपनी मतलब गांव का वो व्यक्ति जो अपनी एज 18 साल पूरी कर चुका हो, प्लस उसका वहाँ की वोटिंग लिस्ट में मतदाता सूची में नाम हो। ग्राम सभा क्या होता है, मेंबर होता है, प्लस ग्राम सभा क्या काम होता है, नीति निर्माण होता है, प्लस विकास के लिए योजना बनाना होता है। उसके बाद हमने पंचायत देखी थी कि भाई पंचायतों का गठन कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य मिलकर के पंचायतों का गठन करने का काम करते हैं। इसके प्रमुख को मुखिया या सरपंच कहा जाता है और सरपंच का चुनाव कौन करता है, गांव की जनता द्वारा किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर किया जाता है। ग्राम सभा की कार्यकारी संरचना है, तो पंचायत क्या है, ग्राम सभा की कार्यकारी संरचना है। उसके बाद हम फिर पंचायत में आगे हमने देखा था कि भाई पंचायत 2 काम करने का काम करती है, लोक कल्याण या जन कल्याण का, प्लस विकास के काम करने का काम भी कौन करती है, पंचायत करती है। उसके बाद हमने सबसे पहले ग्राम सभा देखा था, उसके बाद पंचायत देखी थी, उसके बाद हम चलते हैं न्याय पंचायत पर। न्याय पंचायत में हमने देखा था कि भाई न्याय पंचायत की भाई जो न्याय पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय अपराधों की समस्याओं के लिए निपटारे का काम करती है, मतलब गांव के लेवल पर जितनी भी समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करने का काम कौन करेगी, तो उनको सॉल्व करने का काम करती है न्याय पंचायत। ठीक है, इसके गठन में कौन कौन शामिल होता है या गठन कौन कौन करता है, तो ग्राम पंचायतों का जो ग्राम पंचायतों के द्वारा चुने गए सदस्य मिलकर के इसका गठन करने का काम करते हैं। ग्राम पंचायतों के द्वारा चुने गए सदस्य मिलकर के किसका, न्याय पंचायत का गठन का काम करते हैं। भाई काम क्या करती है, तो स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं उनके निपटारे का, उनको सॉल्यूशन का काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई दीवानी और फौजदारी मामले, जो छोटे दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं उनके सॉल्यूशन का भी काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये सजा नहीं दे सकती, मतलब ये कारावास की जेल की सजा नहीं सुना सकती, ये आप पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है, उससे कम का भी लगा सकती है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर की बात की थी पंचायत समिति। उसके बाद हमने किसकी बात कर ली थी, पंचायत समिति, मतलब हम बात कर रहे हैं अब इसकी पंचायत समिति की। ठीक है, तो पंचायत समिति की हमने बात की थी। पंचायत समिति में सबसे पहले देखा कोई 3 स्तरों में से जो बीच वाला स्तर है उसे बोलते हैं पंचायत समिति, मतलब बीच वाला स्तर 2nd नंबर पर आता है। इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं क्षेत्र समिति बोलते हैं, कहीं इसे आंचलिक परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर गठन की बात करें तो ग्राम पंचायत के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं, कुछ महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल होती हैं, SC ST के जाति ST SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंचायत समिति के प्रमुख को प्रधान या चेयरमैन कहा जाता है, पंचायत समिति के प्रमुख को प्रधान या चेयरमैन कहा जाता
है। हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद काम क्या करती है भाई, तो क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करती है, कार्यक्रम बनाने का काम करती है, प्लस इन योजनाओं और कार्यक्रम को लागू जब ही करेगी जब राज्य सरकार की सहमति उसको मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा भाई जिला परिषद, लास्ट में जिला परिषद क्या है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। जिला परिषद क्या है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है। उसका काम क्या होता है, पंचायत और पंचायत समितियों के बीच में समन्वय को बढ़ाना होता है। गठन में इसके बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि जिले के सभी पंचायत समिति के प्रधान शामिल होते हैं, जिले के निर्वाचित सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, जहाँ जिला विकास अधिकारी शामिल होता है। प्लस अगर बात करें महिला तथा पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, SC ST के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, प्लस सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्लस उसके सहयोगी शामिल होते हैं। ये हमने कंप्लीट रिवीजन भी कर लिया है, कंप्लीट क्लास भी कर ली है, ठीक है। तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था 2 पार्टों में ही कंप्लीट हो चुका है। पंचायती राज व्यवस्था 2 पार्टों में ही कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लेकर के आएंगे नई क्लास, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, शहरी व्यवस्था को पढ़ेंगे, मतलब नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कैसी लगी ये क्लास, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एंड अगर इस क्लास में कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।